हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वंडरफुल सेशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज हम देखेंगे, आज का टॉपिक है बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जितने भी रिलेटेड टॉपिक है वो सारे इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वंडरफुल टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट सबसे पहली जो कहानी हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो देखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहला जो केस है हमारा, दैट इज अ जनरल केस, वो बोल सकते हैं आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity, and that is on the surface of earth, on the surface, okay, on the surface of earth, यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना होगा वो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके सर, चलो, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सुनने का थोड़ा ध्यान से, मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्फीयर बना लेते हैं सर। तो ये हमारा प्यारा सा स्फीयर है। स्फीयर मतलब अभी के लिए ये अर्थ है। सो दिस इज आवर अर्थ। ओके, सॉलिड स्फीयर है, सो ऑब्वियसली विल कंसिडर दिस समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया हमारा अर्थ। अर्थ का हमेशा कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा। डेटा कहने का मतलब कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अर्थ का रेडियस है, रेडियस को हम हमेशा कैपिटल आर से लिखेंगे। विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। तो मान लो कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ बोल रहे हैं सर। कहाँ से? ऑब्वियसली द सेंटर से डिस्टेंस लिए हैं। और मास ऑफ अर्थ को हम लिखेंगे कैपिटल एम से। सो कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब कई बार इसको एम ई और आर ई भी लिखा रहता है, बट हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं, सिंपल वैल्यू जस्ट याद रखें। वैल्यू की यदि बात करें तो रेडियस का वैल्यू याद रखना है, एज वेल एज मास की वैल्यू याद रखना है। ओके, अच्छा, कितना वैल्यू होता है? तो आर की जो वैल्यू होता है रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर। ओके, कुछ बुक में इसको 338 68 ऐसा कुछ भी लिखा रहता है, बट हम 6400 किलोमीटर रखेंगे। मीटर में यदि कन्वर्ट करना हो तो पॉइंट डाल देंगे, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा। तो एसआई यूनिट में यदि चाहिए तो मीटर के लिए 6.4 10⁻6 यूज करेंगे। उसी तरह मास ऑफ अर्थ ये भी याद रखेंगे, ये होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, प्लस 24 है। तो ये हो गया कुछ डेटा जो हमें अर्थ से रिलेटेड याद रखना है। अब यदि कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर दे दिया और बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो अभी के लिए मान लेते हैं कि एक छोटा सा मास अर्थ के जस्ट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। सो दिस इज अ स्मॉल मास विच हैज़ बीन केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये स्मॉल मास को m बोल रहे हैं। ओके, अभी यदि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखें तो ऑन द सरफेस है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ है और ये है अर्थ का सेंटर। तो दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर यदि ये डिस्टेंस देखें, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के रेडियस के इक्वल ही है, यानी वो आर के इक्वल ही है। क्यों? क्योंकि ये ऑन द सरफेस है, सरफेस के ऊपर है। ओके, टच कर रहा है तो आप इसको टच करता हुआ भी एज्यूम कर सकते। सो दिस इज बेसिकली टचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो, टच करवा दिए। तो एक छोटा सा मास है और एक अर्थ का मास है, और दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी के लिए है कैपिटल आर, जो कि अर्थ के रेडियस के बराबर है। और ये इक्वल तभी हुआ क्योंकि ये अभी एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। दोनों के बीच में यदि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो फोर्स डिवाइड बाय मास निकाल देंगे, वही बन जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वही तो हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तरह का एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये एक तरह का क्या है? बेसिकली एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स बाय मास। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, आप जानते हो न्यूटन्स लॉ से, फोर्स डिवाइड बाय मास। ओके, एक्सेलरेशन हम इस मास के ऊपर निकाल रहे हैं, तो इसी मास का वैल्यू बेसिकली यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा। तो जो फोर्स निकाल रहे हैं वो ऑन द स्मॉलर मास निकाल रहे हैं, तो इसीलिए मास यहाँ पे स्मॉल m लेना पड़ेगा। ओके, अब एक्सेलरेशन का मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली। ओके, फोर्स कितना लगेगा? तो दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आपको पता है, दैट इज g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और अभी के लिए डिस्टेंस जो है वो अर्थ की रेडियस के इक्वल है, तो r स्क्वायर हो गया, डिवाइड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी स्मॉल m। अब यहाँ से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू यदि देखें तो g का वैल्यू आ गया कितना? g
मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस, बट ये जो g है दिस इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जनरल फार्मूला निकल गया g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ का। ओके, कितना निकला gm/r²। अब यहाँ से बेसिकली हमें एक चीज़ें याद रखना है कि जब भी हमें क्वेश्चन में कहीं भी हम पूछेंगे कि द वैल्यू ऑफ gm कितना है, यानी कैपिटल G कैपिटल M, इसकी वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है स्मॉल g अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। ये बहुत ही यूजफुल वैल्यू है, gm इक्वल टू gr², बट ये ऑन द सरफेस है, याद रखेंगे। या ये फार्मूला है g कांस्टेंट, अर्थ का मास भी कांस्टेंट, तो ये दो कांस्टेंट का जो वैल्यू है दैट इज g ऑन द अर्थ सरफेस, यानी ये जो g केवल लिखे हैं दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि आप जानते हो 9.81, और r का स्क्वायर जो कि रेडियस का स्क्वायर है। तो g यानी कैपिटल G को स्मॉल g में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा इस रिलेशन को याद रखेंगे, gm इक्वल टू gr²। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसका वैल्यू कैसे आता है सर। तो वैल्यू वाइज यदि निकालना हो g की वैल्यू, जो कि आप बचपन से जानते आ रहे हो कि 9.81 होता है, वो आता कैसे है। तो g की वैल्यू हो गया 6.67 10⁻⁻11, और मास ऑफ अर्थ की यदि बात करें तभी अभी हमने बताया दैट इज 6 × 10⁻24। ओके, एंड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ SI यूनिट में लेना है तो मीटर वाला वैल्यू लेंगे, जो कि कितना है 6.4 10⁻6 मीटर, और इसका क्या कर देना है, हमें स्क्वायर कर देना है। तो ये आ गया g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसकी यदि वैल्यू निकालते हैं तो यही अप्रॉक्स वैल्यू कितना आता है, अप्रॉक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, तो ये आ गया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बट हमेशा यहाँ पे याद रखने वाला वैल्यू ये वाला है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। कैपिटल G को कभी भी यदि स्मॉल g में कन्वर्ट करना हो तो दैट इज नथिंग बट gm/r² होता है, बट gm की वैल्यू gr² होता है। तो ये कहानी हो गया। बट कई बार क्या होगा कि ये सारी केसेस तो हमने अर्थ के लिए बताया, बट दिस फार्मूला इज ऑल्सो वैलिड फॉर, यानी ये जो g का फार्मूला है gm/r², ये अर्थ के सरफेस पे तो वैलिड है, साथ ही साथ ये किसी अदर प्लैनेट के लिए भी वैलिड है। क्यों, रीजन क्या है, यदि मान लो मून के सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हैं तो g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि यूनिवर्स में हर जगह पे कांस्टेंट है, m केवल चेंज हो जाएगा, उस मास का प्लैनेट का या उस प्लैनेट का बेसिकली मास आ जाएगा, और रेडियस में उस प्लैनेट का रेडियस आ जाएगा। ओके, तो g किसी भी प्लैनेट के लिए या किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे निकालना हो g की वैल्यू तो आप ऐसे निकाल सकते हो। बट इस फॉर्मूले से रिलेटेड कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके आपको इनडायरेक्टली पूछेगा। मतलब क्या, वहां पे आपको डेंसिटी दे देगा और रेडियस दे देगा, मास नहीं गिवन रहेगा। तो डेंसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, तो ऑब्वियसली मास को आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हो, बट फिर भी हम उसको थोड़ा सा डिराइव करके दिखाते हैं। उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अभी ये है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट, तो अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ क्या निकाल रहे हैं, डेंसिटी निकाल रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आप ऐसे लिख सकते हो। सो द टॉपिक नेम इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity in terms of density, in terms of density of the planet, यानी प्लैनेट की डेंसिटी के टर्म में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है, जो जनरल फार्मूला आपने ये वाला देखा gm/r², इसी फार्मूले को जस्ट हम यूज करेंगे और डेंसिटी के टर्म में बस लिख देंगे। ओके, सो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि what we have the value of what, g on the surface of any planet। कितना है सर वो, g m mass of the planet divide by distance, यानी उस planet के रेडियस का स्क्वायर। on the surface लिख रहे हैं, बात ऑब्वियसली हमें समझना पड़ेगा, this is on the surface of the planet। अब यहाँ से थोड़ा सा यदि कॉमन सेंस लगाएं तो कोई भी यदि प्लैनेट है तो उसका प्लैनेट जो होगा वो स्फीयर के टर्म में होगा। तो स्फीयर के टर्म में यदि है तो उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देंगे तो मास बन जाएगा। तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर है तो 4/3 πr³, ये बन जाएगा वॉल्यूम। इनटू क्या करना है सर, डेंसिटी कर देना है, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बेसिकली हमने मास को रिप्लेस कर दिया है एज अ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो दैट्स आवर टर्म। आपको ये वाला जो टर्म हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ मास ओवर हियर। ओके, तो ये मास की वैल्यू जस्ट हमने रिप्लेस कर दिया, डिवाइड बाय नीचे तो r² है। अब ध्यान से देखो तो ये r² और ये r का क्यूब कैंसिल हो गया सर, तो g की वैल्यू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू
4/3 पाई इंटू कैपिटल जी, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और इधर बचेगा केवल रो इंटू आर. सो दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला of acceleration due to gravity in terms of density as well as the radius of the planet. तो ये जो फॉर्मूला आया उस प्लैनेट में, ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं, ये ब्रैकेट में क्या है, पूरा कांस्टेंट टर्म है. क्या 4/3 ये कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है. तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस फॉर्मूला. यहां से कंक्लूजन दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ किसी भी प्लैनेट का होता है, that is directly proportional to product of density and radius of that planet. yes or no? बेसिकली यहां से ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है तो डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा. ओके अब यदि बात करें कि इसका इसका रेशियो का, तो रेशियो यदि लिखेंगे तो इस इक्वेशन से बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं G1/G2. ओके दैट विल बी इक्वल टू ρ1 R1 डिवाइडेड अपॉन ρ2 R2. ओके सो दैट्स द सिचुएशन जहां पे आपको कई बार रेशियो ऑफ द प्लैनेट दिया रहेगा, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द टू प्लैनेट दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि एक के सरफेस पे जी की वैल्यू इतना है तो दूसरे पे कितना होगा. इन दैट सिचुएशन वी कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके तो ये आ गया कि किसी भी दो प्लैनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में यदि रिलेशन निकालना हो और क्वेश्चन में डेंसिटी एंड रेडियस दिया हो तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. सो दिस वाज whole story related to the acceleration due to gravity on the surface of earth. या किसी भी प्लैनेट के सरफेस के ऊपर, जरूरी नहीं कि अर्थ ही हो, कोई भी प्लैनेट हो सकता है और उसके सरफेस के ऊपर यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा जाए तो ये सारी कहानी होगा. अब क्वेश्चन आता है यदि अर्थ के सरफेस पे gm/r² फार्मूला आया, यानी अर्थ के सरफेस पे जब भी निकालना हो वी कैन डेफिनेटली यूज दिस फार्मूला gm/r², बट gm की वैल्यू याद रखेंगे gr². तो किसी हाइट पे यदि हम चले गए, यानी अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर चले गए या थोड़ा नीचे चले गए, डेप्थ में चले गए, टनल बना के अंदर चले गए, तो वैसे केस में जी की वैल्यू के साथ क्या होने वाला है. सो दो सिचुएशन इज नॉन एज द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो टॉपिक पहले लिख लेते हैं. टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस इज नॉन एज वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. शॉर्ट में लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से लिख रहे हैं. सो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो तीन कारण से वेरिएशन होगा. ओके पहला हाइट के वजह से वेरिएशन होता है, दूसरा डेप्थ में जाने से वेरिएशन मतलब वैल्यू चेंज हो जाता है. तो हमें निकालना है कि यदि h हाइट पे चले गए तो g की वैल्यू कितना होगा, उसी तरह d डेप्थ में चले गए तो g की वैल्यू कितना होगा, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चन क्या बनते हैं वो सारी चीजें देखेंगे. और इसके अलावा एक और चीजें पूछेगा कि अर्थ के रोटेट करने की वजह से भी g की वैल्यू चेंज होता है, तो वो वेरिएशन हमें देखना है. तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, ये बेसिकली तीन तरह के वेरिएशन हमें पढ़ने हैं. तो पहला टाइप जो है सर, फर्स्ट विच विल नीड टू लर्न, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन ड्यू टू हाइट. सो पहला आता है ड्यू टू एल्टीट्यूड, भी बोलते हैं कई बार इसको एल्टीट्यूड, या फिर सिंपल आप हाइट बोलो इसको. दूसरा जो है उसको बोलते हैं ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ में चले गए तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगा. और तीसरा होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेट करने की वजह से भी अलग अलग एंगल पे वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है जी का. तो सारे फार्मूले निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा. सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ आप ऐसा समझ सकते हो. सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. ओके हम अर्थ के केस में निकाल रहे हैं, हालांकि ये सारे केसेस किसी अदर प्लैनेट के लिए भी वैलिड हो सकते हैं, सिमिलर फॉर्मूला आप लिख सकते हो. तो ये सारे के तीन केसेस देखेंगे. वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू एल्टीट्यूड के साथ स्टार्ट करते हैं. तो केस 1 लेते हैं सबसे पहले. ओके सो द फर्स्ट केस विच वी हैव, that is variation in the value of g due to altitude. So due to altitude या height बोलो, जो भी बोलो. So due to altitude या फिर height, यानी यदि height पे चले गए तो value of g जो है वो चेंज हो जाएगा. कितना होगा, कितने height पे, वही केसेस हमें निकालने हैं. तो मेथड तो बहुत ही सिंपल है. फिर से हम जस्ट डायग्राम को ड्रॉ करें. सो लेट्स कंसिडर वी हैव द अर्थ सरफेस समथिंग लाइक दिस. ओके ऑब्वियसली ये अर्थ है, सो 3D स्फीयर के जैसा आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा. द सॉलिड स्फीयर, दिस इज आवर सेंटर. और रेडियस की यदि बात करें, सो रेडियस ऑफ द अर्थ दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल R
जो अर्थ के रेडियस को बार बार हम कैपिटल आर से लिखेंगे, और इसके अलावा मास ऑफ अर्थ जो है दैट इज कैपिटल एम। ओके, बट इस बार जो ऑब्जेक्ट लिए हैं दैट इज एट सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से किसी हाइट पे चले गए और वहां पे जाके मान लो अर्थ के सरफेस से h हाइट पे चले गए। ओके, और h हाइट पे जा करके एक छोटा सा मास ले लेते हैं। सो वी हैव नाउ द मास समवेयर ओवर हियर एट अ हाइट h। ओके, तो हम h हाइट पे गए और एक छोटा सा मास लिए m। ओके, तो इस केस में यदि हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पूछा जाए, दिस हाइट इज h, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यदि पूछा जाए ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर के ये अर्थ के सेंटर तक, तो दोनों जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू r प्लस h, तो ये r प्लस ऑफ h के बराबर है। ओके, और इसी डिस्टेंस को हम लिखेंगे अभी स्मॉल r से। सो स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू ऑब्जेक्ट एट हाइट h, जो कि हाइट हमेशा अर्थ के सरफेस से लिया जाता है, ये चीज़ों को याद रखें। तो फिर से हमारा मेथड तो वही रहेगा सर कि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए ऑन द हाइट, तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। ओके, यानी हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो उसको लिखेंगे g एट हाइट। तो g एट हाइट पे है तो h से लिख रहे हैं, ये हो जाएगा अगेन फोर्स डिवाइड बाय मास। एक्सेलरेशन का मतलब वही हमेशा होता है क्या, फोर्स बाय मास, दैट्स एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स बाय मास कर दिए। अब जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। सो g एट हाइट यही हमें निकालना है। यदि फोर्स की बात करें तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। सो g m1 मतलब मास ऑफ अर्थ, m2 मीन्स ऑब्जेक्ट का मास, डिवाइड बाय डिस्टेंस, और अभी के लिए डिस्टेंस है स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर डिवाइड अपॉन मास दैट इज अ स्मॉल मास। तो स्मॉल मास और स्मॉल मास हो गया कैंसिल। तो फाइनली जो फॉर्मूला आया g एट हाइट दैट इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा gm बाई आर स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। अच्छी तरह से कहने का मतलब है कि थोड़ा सा फॉर्मूले को अप्रॉक्सीमेट बनाएंगे और साथ ही साथ थोड़ा हाइट के टर्म में लिखेंगे। सो g एट हाइट ये लिख रहे हैं एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये जो होगा gm आ गया, और हमने पहले ही बताया था gm इक्वल टू हमेशा हम कितना लिखेंगे, एक बार और दिखा देते हैं आपको हम। जहां भी gm आ गया gm इक्वल टू हमेशा लिखेंगे स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर। तो कैपिटल G कैपिटल M को कन्वर्ट यदि करना हो तो हम डेफिनेटली वी कैन रिप्लेस द वैल्यू टू बी gm इक्वल टू जी आर स्क्वायर। तो ये जो कैपिटल G कैपिटल M था उसको जी आर स्क्वायर कर दिए। बट ये जो स्मॉल g है दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये जो है g ऑन द हाइट है, ये चीज़ याद रखेंगे, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और r है कितना हमारा, ये है r प्लस h, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस मस्ट बी r प्लस h होल स्क्वायर। और अब लिख रहे हैं हम फाइनल फार्मूला फ्रॉम हियर। सो g एट हाइट जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा g ऑन अर्थ सरफेस, एंड देन विल हैव द फार्मूला समथिंग लाइक दिस, r डिवाइड अपॉन r प्लस h इसका होल स्क्वायर। और यही निकला हमारा फार्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द हाइट, जो कि 100% प्योर फार्मूला है विदाउट एनी अप्रॉक्सीमेशन। बट अभी इसी फार्मूले को थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करेंगे, और यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है बेसिकली कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, द हाइट इज इन द डिनोमिनेटर और ये g जो है वो न्यूमरेटर में है। तो ऑब्वियसली वी कैन कंक्लूड कि जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है, और ये कॉमन सेंस है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगा, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यदि कम हुआ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कम होगा। तो हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता जाएगा, यानी सरफेस पे जितना है उससे कम होते जाएगा। बट इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। अब हम यदि एज्यूम कर रहे हैं इफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज वेरी मच लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, ये सिचुएशन यदि आ गया कि जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है सरफेस से वो बहुत ही कम है। कई बार क्वेश्चन में आपको हाइट दिया रहेगा 500, 600 मीटर, या फिर मान लो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हाइट रेडियस के सामने बहुत ही छोटा हो गया, क्योंकि रेडियस है 6400 किलोमीटर। तो यदि रेडियस के कंपैरिजन में हाइट बहुत ही कम हो, इन दैट केस वी कैन यूज अप्रॉक्सीमेट फार्मूला। और वो अप्रॉक्सीमेशन कैसे आएगा, तो वहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। और वो कैसा दिखता है सर, तो यहाँ से कुछ इस तरह से दिखेगा कि g ऑन हाइट दैट विल बी g ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखो हम क्या कर रहे हैं,
ऊपर और नीचे r से डिवाइड करेंगे, या ये जो r है ना इसको नीचे लेके आ जाएंगे, तो r बाई आर यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा h बाई आर, यानी ऊपर और नीचे आप ऐसा समझो कि हमने ऊपर और नीचे r से डिवाइड कर दिया। सो द फॉर्मूला दैट कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस, 1 डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस h बाई आर, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। हमने क्या किया है, ऊपर और नीचे जस्ट हमने डिवाइड किया है किससे, r से, तो r से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा h बाई आर। क्वेश्चन है ऐसा हमने क्यों किया, करने का रीज़न है कि इस पूरे ब्रैकेट को हम ऊपर लेके जाएंगे, और इस पूरे ब्रैकेट को यदि हमने ऊपर लेके गया तो सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा। नाउ फ्रॉम हियर विल हैव द सिचुएशन समथिंग लाइक दिस। सिचुएशन क्या बनेगा, g ऑन हाइट दैट विल बी इक्वल टू g ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, और ये पूरा ब्रैकेट जब ऊपर चला जाएगा सो दिस विल बी 1 प्लस h बाई आर, और पावर हो जाएगा -2। ओके, अब हमने बेसिकली हमें क्या करना है, जब भी h बहुत ही कम हो r से, तो h बहुत ही कम है r से, तो ये जो पैरामीटर है h बहुत ही कम r बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत कम बाई बहुत ज़्यादा बहुत बहुत कम हो जाएगा कहने का मतलब दिस पैरामीटर इज वेरी मच लेस देन 1, और जब भी कोई पैरामीटर 1 प्लस समथिंग विच इज वेरी मच लेस देन 1, तो पावर अंदर मल्टीप्लाइड हो जाता है। दैट्स द रूल ऑफ बायनोमियल इन द चैप्टर मैथमेटिक्स में, एक चैप्टर है बायनोमियल, तो वहां से ये पावर को क्या करना है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई द माइनस पावर इनसाइड द ब्रैकेट। सो फाइनल फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, g एट हाइट, g ऑन अर्थ सरफेस 1 माइनस ऑफ 2h बाई आर। बट ये जो फार्मूला है दिस हैज सम अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि हाइट शुड बी वेरी मच लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, उसके कंपैरिजन में हाइट जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए, देन ओनली वी कैन बेसिकली यूज दिस फार्मूला। तो वी हैव द टू फार्मूला, एक 100% प्योर है, ये एकदम पूरा शुद्ध फार्मूला है सर, और ये जो है अप्रॉक्सीमेशन है। दिस फार्मूला वी कैन यूज ओनली इफ द कंडीशन इज h इज मच लेस देन r। बट ये बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हाइट जो है फ्यू 100 मीटर दिया रहेगा, तो डायरेक्टली यूज करेंगे। दोनों ही फार्मूला है रिलेटेड टू द हाइट, यानी हाइट के साथ साथ जो है g की वैल्यू, g एट हाइट, वो कम होते जाएगा। सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या हाइट इंक्रीज करते जाएगा तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। अब इससे रिलेटेड ये जो हमने सारा कहानी पढ़ा, इसको थोड़ा ग्राफ में प्लॉट करते हैं कि सिचुएशन दिखेगा कैसे, हाइट के साथ कैसा वेरिएशन होगा। ओके, तो इसको यदि प्लॉट करना है तो हम ऐसा करेंगे, दोनों को एक ही साथ प्लॉट करेंगे। कौन सा, हाइट और डेप्थ दोनों को एक साथ प्लॉट करेंगे। तो अभी के लिए हमारा ये फार्मूला आ गया, अभी ग्राफ प्लॉट नहीं करते हैं, सबसे लास्ट में प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास दो फार्मूला आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे जाने के बाद। ओके, अब बात कर लेते हैं डेप्थ में जाने से क्या होगा। सो नाउ विल मूव टू द सेकंड केस, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। तो ड्यू टू डेप्थ यानी डेप्थ में चले गए, हाइट में ना जाकर के अब डेप्थ में जा रहे हैं। मतलब क्या, एक टनल बना दिए और टनल बना के अंदर जा रहे हैं। ओके, अर्थ के सरफेस के अंदर जा रहे हैं डेप्थ में, तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगा। ओके, रीजन क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन, उसको थोड़ा सा समझते हैं। सो अगेन वी हैव द अर्थ सरफेस समथिंग लाइक दिस। तो मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है सर। ओके, और अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के अंदर एक टनल बना के नीचे जा रहे हैं। ओके, सिचुएशन कैसा है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम मान लेते हैं अभी के लिए वी आर मूविंग फ्रॉम द सरफेस टू सम डेप्थ, और वो डेप्थ मान लो ये यहाँ तक गए। ओके, थोड़ा डायग्राम को नीट एंड क्लीन से समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा ये टॉपिक। ओके, तो हम अभी ये छोटा सा जो स्फीयर बनाए हैं, मेन रीजन क्या है, आपको अभी केवल येलो के ऊपर फोकस करना है। येलो कलर में जो आपको दिख रहा है विल मेनली फोकस ओवर दैट। तो अर्थ का जो रेडियस है, द इंटायर रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज कैपिटल आर। तो रेडियस को हम इधर लिख रहे हैं, रेडियस अभी भी अर्थ का कैपिटल आर ही है। सो दिस इज अ कैपिटल आर अगेन सेंटर से। बट हमने क्या किया है, अर्थ के सरफेस से एक डी डेप्थ में गए, यानी हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है इस बार, द ऑब्जेक्ट इज एट अ डेप्थ डी। मतलब हमने कहीं यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास है स्मॉल m, और यहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सरफेस से डेप्थ में जा रहे हैं। कितने डेप्थ में गए, सो लेट अस प्लॉट दैट डेप्थ सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू कंक्लूड कितने डेप्थ में गए। ओके, तो फाइनली हम यहाँ से मूव करके डेप्थ में गए। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा
दैट इज राइट नाउ इन द डेप्थ, डी डेप्थ में हम मूव किए, तो डेप्थ को हम लिख रहे हैं डी से। सो वी हैव मूव्ड इन डेप्थ डी, और डी डेप्थ में जाके हमने एक छोटा सा मास लिया है स्मॉल m। ओके, अब यदि हम सेंटर टू सेंटर की बात करें, यानी अर्थ का मास तो सर कैपिटल M है, यदि सेंटर टू सेंटर बात करें किसका, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर, तो वो जो डिस्टेंस होगा दैट इज दिस डिस्टेंस। ओके, और ये कितना है, तो मान लेते हैं ये स्मॉल r है, और स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन क्या होगा, इंटायर डिस्टेंस, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक कैपिटल R है, उसमें से ये d है हमारा, तो स्मॉल r की वैल्यू ऑब्वियसली आप बोल सकते हो स्मॉल r दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल R माइनस ऑफ d। सो दैट्स द रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r जो है वो किसका रेडियस है, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। स्फीयर को अभी भूल जाइए, डी डेप्थ में गए, ऑब्जेक्ट के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द स्मॉल r। ओके, अब यदि थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ में लिखेंगे कैसे, तो आपको लॉजिक ये यूज करना है कि जब हम सरफेस के ऊपर लिख रहे थे, किसी भी प्लैनेट के सरफेस के ऊपर जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख रहे थे, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया था Gm/r²। जी क्या है, यदि ऑन द सरफेस लिख रहे हैं तो कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M क्या है कि इस पॉइंट के नीचे कितना मास है, यानी इस स्फीयर का जहां पे ये रखा हुआ है उसके नीचे जो स्फीयर है, जिस पॉइंट पे रखा हुआ है इसके नीचे जो स्फीयर है उसका मास है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, M क्या है यहाँ पे, M इज द मास, जिस पॉइंट पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट को उसके नीचे जो स्फीयर है उसका मास है, एंड R क्या है, उस जहां पे रखे हैं उस पॉइंट के नीचे का डिस्टेंस है सेंटर तक का। तो यही लॉजिक हम यहां भी लगाएंगे कि अभी हमें निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये इस पॉइंट के नीचे जो स्फीयर है उसका मास लेना है, तो इस पॉइंट के नीचे जो स्फीयर है उसका मास हमें लेना है। तो उसका मास यदि देखेंगे तो ये इस स्फीयर का मास लेना है, बेसिकली वी नीड टू टेक द मास ऑफ दिस स्फीयर, और इस स्फीयर का मास कितना होगा, तो ऑब्वियसली अर्थ के टोटल मास से कम होगा। तो मास ऑफ द स्मॉलर स्फीयर सबसे पहले निकालना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है यहाँ पे। अर्थ का टोटल मास कैपिटल M है, एंड लेट्स कंसिडर दिस स्मॉलर स्फीयर हैज द मास m डैश, यानी इसका मास हम m डैश कंसिडर कर रहे हैं। सो m डैश इज द मास ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, और उसके सरफेस पे रखा हुआ है कौन सा मास, ये छोटा सा मास, और उस छोटे से स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल r है। तो हम तुरंत ही इसके कोई भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी स्फीयर के सरफेस के ऊपर रखा हुआ हो तो उसका Gm/r² एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे यदि हम फार्मूला वाइज लिखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जो वैल्यू होगा कहाँ पे, ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगा उसको ऐसे लिखेंगे G इन डेप्थ, और ये कितना होगा, तो फार्मूला है Gm/r²। तो Gm यानी इस पॉइंट के नीचे जो मास है वो लेना है, दैट इज m डैश डिवाइड बाय r², जो इस स्फीयर का सरफेस का रेडियस है उसका लेना है, दैट इज स्मॉल r²। तो फार्मूला अभी भी हमारा वही है Gm/r², बट याद रखना है m क्या है, जहां पे ऑब्जेक्ट है उसके नीचे जो स्फीयर है उसका मास है, एंड रेडियस ऑफ दैट स्फीयर लिए हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे बेसिकली m डैश की वैल्यू निकालना है समहाउ। m डैश कैसे निकालेंगे, तो ये कहानी आपको ऑलरेडी पता है कि टोटल रेडियस है r और उसमें मास है m, तो आप ऐसे इसको बोलो कि टोटल वॉल्यूम में m मास है, तो ऐसे लिख सकते हैं, इधर साइड में लिखते हैं। सो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, जब वॉल्यूम है 4/3 पाई r³, मतलब टोटल वॉल्यूम ये है, तो उसका मास है कैपिटल M। ओके, तो 1 मास में कितना हो जाएगा, 1 मास में हो जाएगा m/4/3 पाई कैपिटल R³। हमें कितने वॉल्यूम में निकालना है, हमें तो छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम में मास निकालना है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई छोटा वाला रेडियस का क्यूब, इतने वॉल्यूम में कितना मास होगा, सो दिस विल बी m/4/3 पाई कैपिटल R³ इंटू ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा, तो 4/3 पाई स्मॉल r³। ये वही वाला कहानी आ गया कि 10 रुपये में
5 लॉजेंस है तो एक में कितना होगा, तो 5 लॉजेंस का दाम कितना होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। कहानी का मतलब वही है कि इतने वॉल्यूम में इतना मास है तो 1 में कितना होगा, तो इतने वॉल्यूम में इतना हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 4/3 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज टोटल मास स्मॉल रेडियस क्यूब डिवाइडेड अपॉन आर क्यूब, और यही है वैल्यू किसका, एम डैश का। सो एम डैश वैल्यू इज नॉन टू अस नाउ, तो उसी एम डैश की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू। सो जी एट डेप्थ, ये हो जाएगा जी, एम डैश की वैल्यू कितना है आपका, दैट इज टोटल मास स्मॉल रेडियस क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये हो गया आपका एम डैश की वैल्यू, डिवाइडेड अपॉन आर स्क्वायर, सो दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से आर स्क्वायर और आर का क्यूब आप कैंसिल कर दो। सो दिस एंड दिस विल, पूरा तो कैंसिल नहीं होगा, केवल आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जी एट डेप्थ जो बचेगा आपका, दैट इज जी टोटल मास इनटू रेडियस डिवाइड अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ओके, अब थोड़ा सा स्मॉल आर को हम लिख देते हैं। स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो आर माइनस डी के बराबर है। कैपिटल आर माइनस डी को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ से, और फाइनल फार्मूला जो हमें यहाँ से मिलने वाला है, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, जी ऑन द डेप्थ, दैट्स वैल्यू इज जी एट डेप्थ इज इक्वल टू जी ऑन अर्थ सरफेस। अब जी ऑन अर्थ सरफेस कैसे आएगा, तो फिर से देखो जी एम आ गया, और जी एम को कितना लिखते हैं, हम कई बार बोल चुके हैं, जी एम इक्वल टू होता है जी आर स्क्वायर, स्मॉल जी आर स्क्वायर। सो जहां भी जी एम दिखा तुरंत उसको लिखेंगे स्मॉल जी आर स्क्वायर। स्मॉल आर को देखो क्या लिख दिए, ये वाली वैल्यू लिख दिए, दैट इज आर माइनस ऑफ डी एंड डिवाइडेड अपॉन दिस इज आर क्यूब, तो नीचे है आपका आर क्यूब, सो डिवाइडेड अपॉन आर क्यूब। ओके, फिर से आर स्क्वायर और आर क्यूब यहाँ से कैंसिल कर देना है। तो जब से हम आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल करेंगे, जी एट डेप्थ दैट विल बी समथिंग लाइक जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऊपर आर स्क्वायर और नीचे आर क्यूब तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा केवल आर माइनस डी और नीचे बचा आर। ओके, अब आर बाई आर ये 1 हो जाएगा, माइनस डी बाई आर, एंड दैट्स द फाइनल फार्मूला, जी एट डेप्थ जी ऑन सरफेस 1 माइनस ऑफ डी बाई आर। ओके, सो ये जो फॉर्मूला आया, दिस इज 100% प्योर फॉर्मूला विदाउट एनी अप्रॉक्सीमेशन। इसमें हमने कोई अप्रॉक्सीमेशन यूज नहीं किया है टू फाइंड दिस फॉर्मूला। तो हमें मिल गया जी एट सरफेस ऑफ अर्थ एज वेल एज जी एट डेप्थ। नाउ लेट्स प्लॉट द सिचुएशन विच वी हैव गॉट। इन पूरे कहानी को जब हम एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या मिला, जी एट हाइट एंड जी एट डेप्थ। सो जी ऑन द सरफेस पहले लिखते हैं, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस जी की वैल्यू कितना निकला, दैट इज जी ऑन द सरफेस इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, या इसी को बोल सकते हो ऑन द सरफेस, ये जी के बराबर आया जो कि वैल्यू आता है 9.81। ओके, सो दिस वैल्यू इज 9.81, ये आ गया। अब किसी अदर प्लैनेट के लिए भी हो सकता है, इसलिए हम वैल्यू अभी नहीं लिख रहे हैं। सो दिस इज ऑन द सरफेस। एट हाइट यदि बात करें तो एट हाइट, जी एट हाइट का हमारे पास 2 फार्मूला आया। तो फर्स्ट फार्मूला विच इज 100% करेक्ट, जी एट हाइट जी ऑन अर्थ सरफेस आर डिवाइडेड अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, और दूसरा जो फार्मूला आया थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगा के आया कि इफ हाइट इज मच मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, then we can write the formula something like this also, g at height g on earth surface 1 minus of 2h by r। okay, ये आ गया। और उसके बाद यदि डेप्थ का फार्मूला का बात करें, सो इन डेप्थ आप बोल सकते हो g वैल्यू इन डेप्थ, डेप्थ में जाने से भी g की वैल्यू कम हो रहा है, एंड उसका फार्मूला आया g इन डेप्थ दैट इज हाउ मच, g at earth surface and then whole into 1 minus d by r, d divided upon r। okay, so this is the formula of g। अब इसको थोड़ा सा यदि हाइट और डेप्थ वाले अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट को देखें यूजिंग दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला, इन दोनों को देख के ये पता चल रहा है कि यदि क्वेश्चन में कहीं भी बोल दिया कि g थोड़ा सा हाइट पे गए और थोड़ा सा डेप्थ में गए, ओके, तो g की वैल्यू यदि सेम है देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द हाइट एंड डेप्थ। तो वो आपको यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे g है, यहाँ भी g, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ r, यहाँ भी r, यहाँ पे जो d है दैट इज इक्वल टू 2h। मतलब क्या, यदि स्मॉल हाइट है या स्मॉल डेप्थ है, इन दैट केस वी कैन कंक्लूड कि g
इन डेप्थ और g इन हाइट यदि सेम हो गया तो डेप्थ दैट इज इक्वल टू 2h, डेप्थ इज इक्वल टू 2h, यानी डेप्थ जो है वो 2h के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको यदि कहीं भी क्वेश्चन में दिया कि हाइट और डेप्थ में g की वैल्यू सेम है और हाइट या डेप्थ बहुत ही छोटा है अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, इन दैट केस वी कैन कंक्लूड डेप्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द हाइट। ओके, बट यदि बात करें ग्राफ का, ओके चलो थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इनका। तो ग्राफ यदि ड्रॉ करेंगे अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो क्या वेरिएशन होगा, लेट्स सी दैट ग्राफ नाउ। ओके, तो मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है एंड वी नीड टू प्लॉट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अभी के लिए ऑब्वियसली दिस इज द सॉलिड स्फीयर और रेडियस ऑफ अर्थ जो है दैट इज कैपिटल R गिवन एज यू ऑलरेडी नो, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको पता है दैट इज इक्वल टू कैपिटल R। वाई इट्स नॉट कमिंग इन बिटवीन, ये बीच में क्यों नहीं आ रहा? चलो सर ठीक है, समझ जाना आप लोग। अरे बीच में आ जाओ, हम तो बीच में ला के ही रहें। ओके चलो ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। चलो अब प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ को थोड़ा सा कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या वेरिएशन होगा। सो लेट अस प्लॉट एट दिस मोमेंट, दिस इज आवर y एक्सिस जो कि एग्जैक्टली सेंटर से पास करना चाहिए एंड देन वी हैव द x एक्सिस एज वेल। तो ये हमारा हो गया मान लो x एक्सिस। आई होप दिख रहा होगा। ओके चलो अब यदि यहाँ पे सिचुएशन देखें, ओके चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू y एक्सिस पे है और r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो देखो जब हम अंदर में हैं तो अर्थ के सेंटर पे यदि हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगा सर। ओके क्यों? क्योंकि इनसाइड वाला फार्मूला लगा दो। इनसाइड वाला फार्मूला यदि मान लो लगा दिया, r की वैल्यू हो गया 0, मतलब सेंटर पे आ गए। तो जनरल फार्मूला क्या आया था, GMR डिवाइड बाय RQ। तो r की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके तो जैसे जैसे हम यदि मान लो अर्थ के सेंटर पे है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगा। जैसे जैसे बाहर जाएंगे ये क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे g की वैल्यू जो है सरफेस के ऊपर मैक्सिमम है, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा हमें। तो एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस डिस्टेंस मतलब सेंटर से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ते जाएगा। सरफेस पे जाके क्या है, सरफेस के ऊपर g की वैल्यू मैक्सिमम है, उससे यदि दूर गए या डेप्थ में गए तो कम होगा। कैसा ग्राफ कैसा दिखेगा सर? सो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके ग्राफ जो है आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, यानी सेंटर से जैसे जैसे जाएंगे तो ये लिनियर ग्राफ रहेगा, यानी बढ़ते जाएगा और g की वैल्यू ये इस पॉइंट पे जाते ही हो गया मैक्सिमम। सो दिस इज द r इक्वल टू कैपिटल R, यानी सरफेस के ऊपर g की वैल्यू मैक्सिमम है और उसके बाद फिर क्या हुआ, g की वैल्यू घटने लगा। द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे g की वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये वेरिएशन है। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा यदि एनालाइज किया जाए तो इस ग्राफ में बहुत कुछ है। क्या है, क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछेगा कि जितना हम हाइट में गए उतना ही डेप्थ में गए। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपको बोला कि जितना सरफेस से जितना हाइट में गए उतना ही डेप्थ में गए। तो मान लो आपको बोल रहा है कि हम x हाइट पे गए, ओके x हाइट पे गए और x डेप्थ में भी गए, तो x डेप्थ में गए तो कहाँ पे, मान लो ये A पॉइंट है एंड दिस इज B पॉइंट, वन इज एट x हाइट अनदर इज एट x डेप्थ। तो कहाँ पर g की वैल्यू ज़्यादा होगा, g डेप्थ में या g एट हाइट। सो इफ वी आर मूविंग x एट हाइट और x डेप्थ में गए तो g की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा या कहाँ पे कम होगा, ऐसा यदि क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट लगा सकते हो। अभी ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, तो यदि हम फार्मूले वाइज लिखेंगे a पॉइंट पे तो g एट हाइट, हाइट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा जो कि हो जाएगा g ऑन अर्थ सरफेस 1 माइनस 2h के जगह आ जाएगा x डिवाइड बाय रेडियस जो कि r है, ये हो जाएगा। और यदि b पॉइंट पे हमने लिखा तो g एट b पॉइंट दैट विल बी g ऑन द सरफेस 1 माइनस, ये डेप्थ में है तो डेप्थ वाला फार्मूला और यहाँ पे d है तो d के जगह पे x डेप्थ आ जाएगा डिवाइड बाय r। अब यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि g की वैल्यू डेप्थ में ज़्यादा होगा या हाइट में ज़्यादा होगा। तो कॉमन सेंस से दिख रहा है
कि यहाँ पे 2x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये कम हो जाएगा, और यहाँ पे x/r केवल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा होगा। यानी कंक्लूजन क्या निकल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि g at b दैट इज मोर देन g at a। तो कई बार क्वेश्चन में आपको सिचुएशन ऐसे बोलेगा कि जितना हम हाइट में गए उतना ही डेप्थ में गए, जितना डेप्थ में जा रहे हैं उतना ही हाइट पे गए, तो g की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली डेप्थ में ज़्यादा होगा और हाइट पे कम होगा। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे 2h/r है, डबल हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, इसलिए हाइट पे g की वैल्यू कम हो जाएगी। सो इस तरह के सिचुएशन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू डेप्थ एंड हाइट। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट सिचुएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज ड्यू टू रोटेशन। तो एज आई प्रॉमिस्ड दैट कि 3 केसेस में हमें ये कहानी पढ़नी है। तो तीसरा केस जो है दैट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेट करने के वजह से भी रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेट करने के वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है, और कम होता है आप ऐसा या ज़्यादा होता है, वो कहानी अब देखते हैं। सो अगेन वी हैव द सिचुएशन ऑफ अर्थ। इस डायग्राम को थोड़ा नीट एंड क्लीन आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। ओके, ज़्यादा डेरिवेशन नहीं, पूरा खेल डायग्राम का है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज आवर अर्थ राइट नाउ। अब अर्थ में बेसिकली 2 चीज़ें होता है, एक होता है इक्वेटर और दूसरा होता है पोल। ओके, तो इक्वेटर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के जैसा डिनोट करेंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमें मिलने वाला है कौन? पोल। तो यदि हम अर्थ के लिए इक्वेटर और प्लेन देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसा आएगा। लेट अस कंसीडर दिस इज द इक्वेटर लाइन, और जो वर्टिकल वाला सिचुएशन है दैट विल डिनोट द पोल। तो ऊपर और नीचे हमारा पोल है, तो ये पूरा कहानी आ गया हमारा। ओके, तो ये यहाँ पे इक्वेटर है और यहाँ पे पोल है, ऐसा हम अभी के लिए एज्यूम करते हैं। So this situation is of our equator and this is our pole. अब जैसे जैसे इक्वेटर से हम अलग अलग एंगल पे चलते जाएंगे, अर्थ के घूमने के वजह से, अर्थ के घूमने की वजह से, अपने एक्सिस के अबाउट जो घूम रहा है उसके वजह से जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्सिस वर्टिकल था इसको थोड़ा सा और लेंदी बनाते हैं सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट द रोटेशन एज वेल। तो अर्थ जो है अभी घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट विथ एन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो अर्थ के रोटेट करने के वजह से अलग अलग एंगल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होता है। तो हम कई बार कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस मैक्सिमम होता है, बट मैक्सिमम कहाँ पे होता है? क्योंकि लोकेशन चेंज होने से अर्थ में मैक्सिमम इक्वेटर पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, कहाँ पे है? तो वो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं कि अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट नहीं रहता, अर्थ के सरफेस पे भी अलग अलग एंगल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होंगे। तो कितना होगा वो सिचुएशन को समझते हैं। तो हम अभी के लिए क्या करते हैं कि थीटा एंगल पे मूव करते हैं, एंड एट एन एंगल थीटा विल कंसिडर द मास टू बी केप्ट एट द सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो हमने थीटा एंगल पे मूव किया, और यहाँ पर जाके हमने एक छोटा सा मास को रख दिया है ऑन द सरफेस। वी हैव अ स्मॉल मास समवेयर ओवर हियर, दिस इज द सेंटर ऑफ द मास। ये स्मॉल मास को हमने यहाँ पे रख दिया। कितने एंगल पे गए? तो हॉरिजॉन्टल यानी इक्वेटर के साथ थीटा एंगल पे हमने मूव किया, और इक्वेटर के साथ थीटा एंगल पे मूव करके यहाँ पे हमने मास को ले लिया। तो जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे, क्वेश्चन में हमें थीटा दिया रहेगा कि इक्वेटर के साथ कितने एंगल पे, मान लो 60 डिग्री 30 डिग्री पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगा। रीजन क्या है कि रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू चेंज होता है। कहानी है क्यों, रीजन मतलब एक रोटेशन की वजह से ऐसा क्या होता है। तो मेन रीजन ये है कि रोटेशन के वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब कैसे लगेगा? तो ये जो ऑब्जेक्ट है, यदि अर्थ घूम रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के साथ, अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूमेगा। एंड व्हाट इज दैट सर्कल? लेट मी ड्रॉ दैट सर्कल। आई होप आपको वो सर्कल दिखेगा। सो दैट पॉइंट विल कॉरेस्पॉन्ड टू समवेयर हियर। तो ये जो मास है बेसिकली वो इस सर्कल में घूमेगा। देखा क्या? यानी अर्थ जैसे जैसे ऐसे घूम रहा है तो ये मास बेसिकली ऐसे समझो कि फुटबॉल के ऊपर आपने किसी एक छोटे से बॉल को चिपका दिया है, और जब फुटबॉल को रोटेट कर रहे हैं दैट बॉल विल सर्कुलेट इन द सर्कल, वो सर्कल में घूमेगा चारों तरफ। तो वही सिचुएशन यहाँ भी है कि अर्थ के सरफेस पे जब ये मास रहेगा तो अर्थ के घूमने के वजह से दिस मास हैज टू मूव इन दिस सर्कल,
वो इस सर्कल में ऐसे चारों तरफ घूमते रहेगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी सर्कल में घूम रहा हो तो सर्कल के बाहर यानी इस सर्कल का रेडियस पहले देख लेते हैं। सो रेडियस ऑफ द सर्कल दैट लेट्स कंसीडर दैट वैल्यू इज इक्वल टू r, यानी r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस मान लेते हैं, ये कितना है सर, दिस रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें ये घूम रहा है दैट इज स्मॉल r। सो लेट मी राइट द वैल्यू, दिस इज स्मॉल r, स्मॉल r इज द रेडियस। ओके, अब पहले स्मॉल r की वैल्यू और कैपिटल R के टर्म में निकाल लेते हैं, रिलेशन क्या होगा। सो एज यू कैन सी कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी यहाँ पे थीटा होगा। ओके, और ये एंगल थीटा है और ये टोटल डिस्टेंस हमारा अर्थ के रेडियस के बराबर है। लेट मी राइट दैट वैल्यू समवेयर ओवर हियर। यस, ये जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू कैपिटल R। तो डेफिनेटली वी कैन राइट कि कैपिटल R का कंपोनेंट इधर जो होगा वही स्मॉल r होगा। कहने का मतलब स्मॉल r की जो वैल्यू है स्मॉल r, लेट मी राइट ओवर हियर, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R cos थीटा। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, यानी कैपिटल R cos थीटा दैट इज इक्वल टू स्मॉल r। ये वैल्यू याद रखें। स्मॉल r क्या है, वो सर्कल का रेडियस जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है। ओके, अब सर्कल में घूमने से होगा क्या, बेसिकली ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सेंट्रीफ्यूगल मतलब सर्कल से बाहर एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी समथिंग लाइक दिस, यानी ये सर्कल के बाहर लग रहा है फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये कितना होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होता है m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा के टर्म में लिखना है क्योंकि अभी क्वेश्चन में ओमेगा दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा सर्कल के बाहर m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा। याद रखना है r जो है वो सर्कल का रेडियस है। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में इसे बाहर लगा, यहाँ पे ये एंगल हमारा थीटा है, तो वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड कि ये एंगल भी हमारा होगा थीटा। और ये एंगल यदि थीटा है तो m ओमेगा स्क्वायर r का कंपोनेंट जो कि इधर आएगा दैट विल बी m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। तो इधर आ गया हमारा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ, आई होप दिख रहा होगा, यस दिख रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। ये m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था और उसका कंपोनेंट उधर है। ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गई। सर्कल के अंदर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कौन सा फोर्स है सर, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी उसी मास को अर्थ की ग्रेविटी अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये सेंटर की तरफ लग गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। ओके, सो लेट अस कॉल दिस फोर्स इक्वल टू, यस, तो इधर जो सेंटर के अर्थ के सेंटर के तरफ खींच रहा है उसी मास को, वो फोर्स है m इंटू जी, और ये जो g है दैट इज 9.8। यानी अर्थ जो, यदि अर्थ रेस्ट में रहता तो इस ऑब्जेक्ट को mg फोर्स से अपने तरफ खींचता, दैट इज अ वेट फोर्स। बट अर्थ अभी रेस्ट में नहीं है, अर्थ घूम रहा है, तो उसकी वजह से एक और फोर्स आ गया m ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा की वजह से आ गया, रोटेशनल स्पीड की वजह से। तो नेट फोर्स यदि पूछा जाए कि इस बॉल के ऊपर या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो सेंटर की तरफ है mg और बाहर है m ओमेगा स्क्वायर r, तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। सो वी कैन कंक्लूड नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी सेंटर की तरफ टोटल फोर्स कितना लगेगा सर, व्हाट इज दैट फोर्स, और वो फोर्स हो जाएगा हमारा F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज दैट, सॉरी F नेट मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, बट अभी के लिए mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, यही लगेगा नेट फोर्स। ओके, नेट फोर्स कितना होता है, m इंटू a होता है, बट a कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो m एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा एंगल पे मान लो g डैश है, थीटा एंगल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे है दैट इज द नेट इफेक्टिव वैल्यू ड्यू टू रोटेशन, दैट इज g डैश। ओके, इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका mg माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल r की वैल्यू आपने पहले निकाल के रखे हैं, दैट इज कैपिटल R cos थीटा, दैट्स द वैल्यू ऑफ स्मॉल r एंड वी ऑलरेडी हैव cos थीटा ओवर हियर। तो m और m हो गया कैंसिल, तो फाइनल फार्मूला g डैश दैट इज इक्वल टू g ऑन अर्थ सरफेस 9.8 माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा आ गया, एंड यही है फाइनल फार्मूला ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फाइनल फार्मूले आएंगे, सो दैट विल बी g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा।
अब इसमें भी अलग अलग केसेस पे थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होगा, कहाँ पे जी की वैल्यू मिनिमम होगा। सो लेट्स सी दैट नाउ। तो यदि हम बात करें इक्वेटर, दो स्पेशल केस है, इक्वेटर और दूसरा है पोल। तो इक्वेटर के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि इक्वेटर पे है तो ये लाइन ऐसे थीटा कम होते होते 0 पे आ जाएगा। और पोल की यदि बात करें तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से दो केसेस आ गए। तो एट इक्वेटर यदि लिखें, सो एट इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू लिख रहे हैं, तो इक्वेटर के लिए थीटा कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा सर। सो थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। और 0 यदि हो गया तो cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम हो गया, cos 0 मैक्सिमम होता है एंड दैट इज 1, तो cos 0 1 हो जाएगा। cos 0 हो गया मैक्सिमम, इसका मतलब हम मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना। g जो है 9.8 है, उसमें से माइनस कर रहे हैं मैक्सिमम को, तो मैक्सिमम को माइनस करने से हमेशा मिनिमम बचता है। तो कहने का मतलब g की वैल्यू सबसे कम होगा, g डैश दैट विल हैव अ मिनिमम वैल्यू, और वो कहाँ पे होगा इक्वेटर पे, कितना होगा g माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r, और cos 0 तो हो गया 1। तो सबसे कम g की वैल्यू कहाँ पे होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है। ओके, और g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे कम इक्वेटर पे होता है। और यदि पोल की बात करें, एट पोल, एट पोल, तो पोल के ऊपर थीटा की वैल्यू आपको दिख रहा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यदि 90 हो गया, डेफिनेटली वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर cos 90 वाला टर्म हो गया 0, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और ये पूरा टर्म 0 हो गया मतलब कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी माइनस नहीं करने का मतलब g की वैल्यू मैक्सिमम हो गया। सो g डैश दैट विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम कितना होगा, ये सेकेंड टर्म तो cos 90 0 ही हो गया। सो वी हैव ओनली द फर्स्ट टर्म जो कि 9.8 के बराबर हो जाता है। तो अब यदि आपसे पूछा जाए g की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होता था, तो आप पहले बोलते थे ऑन द सरफेस, हाइट में घटता है, डेप्थ में भी घटता है, ऑन द सरफेस मैक्सिमम होता है। लेकिन अब वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब आपको 100% करेक्ट यदि बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा अर्थ के ऊपर पोल पे मैक्सिमम होता है। अर्थ के ऊपर भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है, अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पोल पे होता है और सबसे कम इक्वेटर पे होते हैं जी की वैल्यू। सो दिस वॉज द होल सिचुएशन रिलेटेड टू द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इन सारे फार्मूले को एक जगह लिख के यदि आप रटें और याद रखें तो आपके लिए आसान होगा। सो आई विल राइट ऑल द फार्मूला इन ए सिंगल स्लाइड। तो क्या क्या फार्मूला हमने सबसे पहले सीखा, तो सबसे पहला केस हमने सीखा ऑन द सरफेस। सो ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, तो सरफेस के ऊपर जो g की वैल्यू है वो उसका फार्मूला हमारे पास आया था gm/r²। सो फार्मूला विच वी हैव दैट इज g इक्वल टू gm डिवाइड बाय r²। सो दिस इज ऑन द सरफेस। उसके बाद हाइट पे हमने गया, सो एट हाइट या एट एल्टीट्यूड बोलो, सो एट हाइट, हाइट में हमारे पास दो फार्मूले आ गए। एक आया 100% करेक्ट दैट इज g, एंड देन वी हैव r प्लस r डिवाइड अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। और इसका एक अप्रॉक्सीमेट वर्जन भी आया, वो ये आया कि if height is much less than r, then the approximate formula is g at height, g on our surface, 1 minus of 2h by r. ओके, और इसके बाद एक और कहानी आया कि यदि हम डेप्थ में गए तो इन डेप्थ, डेप्थ में फार्मूला जो होगा दैट इज g at depth, g on earth surface 1 minus d by r। हालांकि इस फार्मूले के लिए हमने कोई अप्रॉक्सीमेशन यूज नहीं किया। एंड लास्ट वी हैव ड्यू टू रोटेशन, सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, सो ड्यू टू रोटेशन g की जो फार्मूला आया g डैश दैट इज g ऑन आवर सरफेस माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। सो ये ऑल फार्मूले वेरिएशन ड्यू टू और वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, सो विल एंड ओवर हियर। आई होप ये सारा कहानी आपको क्लियर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड नाइट जब भी आप देख रहे हैं इसको, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो थैंक यू एंड बाय।